सभी को गुड मॉर्निंग। करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। हो जाओ सभी तैयार। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? आयतन और क्षेत्रफल जो है और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर त्रिविमीय जो आकृतियां होती है यानी 3D, तो 3 डायमेंशन वाली आकृतियां कौन कौन सी होती है, उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, उनका आयतन हम किस तरीके से निकालते हैं। क्षेत्रफल का मतलब हमने समझ लिया है, लेकिन आयतन का मतलब क्या होता है ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से करना है ये सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों क्षेत्रफल तो हमने जान ही लिया है। इसके अलावा यदि आयतन की मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है। तो इस डस्टर में कुछ ना कुछ भरा हुआ होगा। तो जो इसमें भरा हुआ है वो किस भाग में भरा हुआ है दोस्तों? तो इसमें जो भरा हुआ है वो दोस्तों है इसके आयतन में, यानी धारिता या धारण करने की क्षमता है वो किस में आ जाती है? आयतन में आ जाती है। लेकिन मैं यदि कहूं जैसे इसके लिए मैंने येलो कलर कर रखा है, यहाँ पर येलो कलर है ना, तो येलो कलर जो है वो कहां पर है? तो दोस्तों वो कलर जो है ना वो आयतन पर नहीं है, बल्कि कहां पर है? इसके सरफेस पर, या फिर मैं कहूं क्षेत्र पर है। जो बाहरी क्षेत्रफल है उसके ऊपर क्या है? कलर है। तो आयतन और इसके बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे ये डस्टर है, ऐसी आकृति भी है, इसके अलावा और कौन कौन सी कैसी आकृतियां बन सकती है। तो यहाँ पर जैसे अपना डस्टर है तो वो घनाभ के आकार का है। ऐसे यदि घन बन जाए या फिर गोला या फिर शंकु, बेलन, चिन्हक, इस तरीके की आकृतियां बनती है, ठीक है। तो उनका क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाए तो किस तरीके से निकाला जाता है? यहाँ पर सर्वप्रथम बात करते हैं अपन किसकी? घनाभ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? घनाभ। घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। बिल्कुल बेसिक से और आपका हाई लेवल तक मामला क्लियर कर दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। यहां पर चल रहा है टॉपिक अपना आयतन, क्षेत्रफल और आयतन। क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है, ये टॉपिक है। अब क्यूबॉइड जो होता है वो होता है कैसा? तो दोस्तों अपने जो कमरा है ना, आप कहीं कमरे में बैठे होंगे तो कमरे जैसा ही होता है क्यूबॉइड, यानी इस तरीके का बनता है दोस्तों। ये जो डायग्राम है वो किसका है? क्यूबॉइड का है, घनाभ का है। अब आपको समझ आ गया होगा कि बिल्कुल क्यूबॉइड कैसा होता है या घनाभ कैसा होता है। तो मैं कहूं आपका जो कमरा है उसके देखो यहाँ पर एक कोना ये है, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये, चौथा कोना ये। पीछे वाले कोणों की बात करूं तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। 4 पीछे के कॉर्नर, 4 आगे के कॉर्नर, टोटल 8 तो हो गए इसके कोने। यदि मैं कोनों की संख्या बात करूं तो कोने हो जाएंगे 8। और यदि किनारों की बात करूं तो किनारे कितने होंगे? तो किनारे होंगे दोस्तों देखो 1 2 3 4, 4 किनारे ये, 4 पीछे वाले 8, और देखो 2 ये हो गए, इनको जोड़ने वाले 2 तो ये, 2 ये, तो 8 और 4 कितने हो गए? टोटल 12 किनारे हो गए। फिर बात करूं यदि फेस या फलक, फलक या पृष्ठ कह सकता हूं मैं, तो पृष्ठ कितने होंगे टोटल इसके? 1 2 3 4 5 और पीछे वाला 6, यानी यहाँ पर 6 पृष्ठ होंगे। इतनी बात शायद सभी के समझ में आ गई होगी। उसके बाद यदि मैं आगे चलूं तो यहाँ पर इसकी क्या क्या चीजें होती है दोस्तों? एक तो होती है इसकी लंबाई, ये होती है लंबाई। दूसरी होती है चौड़ाई, देखो ये B फॉर ब्रेड्थ, B फॉर ब्रेड्थ, BREADTH।
और ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। और ये हो गई इसकी हाइट यानी h। अब दोस्तों यदि मैं आपको कहूं कि इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है या इसका आयतन निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो दोस्तों एक बात समझना मेरी ध्यान से, यदि मैं इस जो आपका ये कमरा बना हुआ आपके सामने, इसके नीचे वाले पोर्शन की यानी ये जो फर्श बना हुआ ना ये वाला, ये इस तरीके से बना हुआ होगा भाई, कमरे का फर्श ऐसे ही तो होता है, जिसकी लंबाई तो है l, ठीक है, और चौड़ाई क्या है b। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं हो गया क्या, l इंटू बी हो गया ना। अब जिस तरीके से नीचे वाला फर्श है उसी तरीके से ऊपर वाला नहीं है क्या, छत, तो इसका भी l इंटू बी हो जाएगा। तो l भी कितनी बार आ जाएगा, दो बार, यानी दो बार लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं किसकी, जो सामने आपकी दीवार है या फिर साइड वाली दीवार है, साइड वाली दीवार की यदि बात करूं तो दीवार देखो बिल्कुल इस तरीके से ये दीवार बनी हुई है यहाँ पर, और इस दीवार में एक तो आ रही है ये वाली चौड़ाई भी, ठीक है, और दूसरी आ रही है क्या, ऊंचाई h। तो इसका यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन एक दीवार थोड़ी ऐसी, दो दीवारें आमने सामने की, तो दो बार क्या आ जाएगा, दो बार आ जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ब्रेड्थ इनटू हाइट। तीसरी बात करूं यदि मैं किसकी, ये जो सामने आपकी दीवार है, ये दीवार बनी हुई है दोस्तों, इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज है, एक तो है लंबाई और दूसरी है ऊंचाई। तो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई को ऊंचाई से गुणा करते ही इसका दीवार का एक का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन दीवारें क्या, एक तो एक सामने वाली दूसरी पीछे वाली, तो इसका आ जाएगा दो गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई कर दो या लंबाई गुणा ऊंचाई कर दो। ये हुई बात। यदि दोस्तों मैं इन सब को जोड़ दूं तीनों को, यानी कि देखो नीचे वाला फर्श आ गया, छत आ गई, ये सामने की दीवार पीछे की दीवार, ये पार्श्व वाली दीवार आ गई साइड वाली दीवार, इन सब को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पहली बात क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा, देखो दो बार LB, दो बार BH, दो बार HL, तो दो तो आ गया कॉमन, और LB प्लस BH प्लस HL ये कर देना, क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यदि दोस्तों मैं संपूर्ण पृष्ठीय नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहूं चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो इसकी जो चार दीवारी होगी ना, चार दीवारी में क्या क्या होगा, एक तो बेसिक बात समझना दोस्तों, मैं बेसिक फंडा क्लियर करता हूं। पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जो चार दीवारी है वो किस पर टिकी हुई है। तो आप कहोगे दोस्तों चार दीवारी तो जो नीचे वाला अपनी जो है ना फर्श, ये फर्श जो था नीचे वाला, इसके ऊपर ही तो चार डंडे खड़े हैं ऐसे, यही तो टिकी हुई है चार दीवारी। तो आप कह सकते हो कि यदि मैं इसकी चार दीवारी की, सॉरी, नीचे वाले फर्श का परिमाप निकाल दूं, यानी क्या कर दूं, यहां लिख रहा हूं भाई, फर्श का परिमाप जो है ना, फर्श का परिमाप यदि कहां तक ले जाऊं, मैं ऊंचाई तक ले जाऊं, ऐसे ऊंचाई तक ले जाऊं, तो फर्श का परिमाप का मतलब आप किसको उठा रहे हो, आप पूरे को नहीं उठा रहे हो, यहां पर आप सिर्फ दीवारों को उठा रहे हो, और दीवारों को उठाने का मतलब दीवारों का निर्माण हो जाएगा, और फर्श का परिमाप को यदि किससे गुणा कर दूं, ऊंचाई से गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो चार दीवारी ही आएंगी, सिर्फ दीवारें बनेंगी। सोच लो एक बार आप कि जैसे यहां पर आपका इस तरीके से बना हुआ है नीचे, ठीक है, जैसे नींव भरते हैं ना मकान की, तो वो बना हुआ है,
और उस दीवारों को यदि उठाया जाए तो पूरा आयतन नहीं बल्कि पूरा क्षेत्रफल नहीं कवर होगा, यानी छत भी पूरी नहीं होगी और वो भी नहीं होगा, नीचे का फर्श भी नहीं आएगा, उसमें सिर्फ 4 दीवारें ही खड़ी होंगी। और 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा, फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई। या फिर इसका फॉर्मूला यदि बनाऊं तो क्या बनेगा, 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप क्या होता है भाई, एल और बी है, 2 बार एल प्लस बी आ जाएगा और गुणा ऊंचाई आ जाएगी एच। ये बन जाएगा फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई, यानी 4 दीवारी का या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तीसरी बात आती है घनाभ का आयतन। आयतन या वॉल्यूम। आयतन क्या होता है भाई, जैसे जिस तरीके से मैंने चारों दीवारों को उठाया उसी तरीके से एक बार सोच के देखिए कि मेरे पास एक आयताकार पन्ना है, पन्ना जानते हो ना, कागज, और उस कागज के ऊपर कागज 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 रखते जाओ तो एक ढेरी लग जाएगी। जिस तरीके से आपकी A4 साइज की जो शीट होती है ना, जिससे आप प्रिंट निकलवाते हो, फोटोकॉपी निकलवाते हो, तो अगर उनके ऊपर रखते जाए तो एक घनाभ बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो उसी तरीके से एक बार सोचो कि नीचे वाला ये फर्श बना हुआ है, ये फर्श है, इसके ऊपर यदि मैं एक पट्टी और रखते 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 गया तो क्या बन गया, पूरा भर गया। तो इसका मतलब ये क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई था। भाई फर्श का क्षेत्रफल पूरा कवर हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। और इसको यदि मैं h ऊंचाई तक लेके जाऊं, h से गुना कर दूं तो पूरा भर जाएगा, मतलब यही क्या है, इसका आयतन है। तो दोस्तों डायरेक्ट क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच, ये क्या बन जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। और चौथी बात आती है इसके विकर्ण की। विकर्ण, डायगोनल। तो इसका विकर्ण क्या होता है, देखो इसका विकर्ण होता है, जैसे मैं कमरे के एक कोने को, मान लो इस कोने को किस कोने से मिला देता हूं, सामने वाले इस कोने से मिला देता हूं, इस तरीके से इसको मिला दूं तो ये क्या होगा, विकर्ण होगा। और एक बार सोचो दोस्तों इसका विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हमने जो आयत का विकर्ण निकाला था वो क्या था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट था, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज ऐड कर देना, क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और इसका रूट करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। इतनी बात सभी के क्लियर है क्या भाई? बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने। किसी के कोई डाउट तो नहीं है? लेकिन दोस्तों दो चीजें इसके साथ ही साथ में आपको और बताऊं, क्योंकि वही चीजें तो एग्जाम में आती है। बता दूं क्या भाई? ओके दोस्तों, क्वालिटी बढ़ावा, अल्ले नान्या, ठीक है। अब एक बार सोचिए दोस्तों, यहां पर यदि आपको क्या कह दे कि इसकी 3 सतह है ना, कौन सी 3 सतह, एक तो नीचे वाला फर्श, दूसरा सामने वाली दीवार और तीसरी ये वाली दीवार, ठीक है। यदि इन तीनों के क्षेत्रफल आपको दे दे, जैसे मैं कहूं आपको लंबाई गुणा चौड़ाई दे दे और चौड़ाई गुणा ऊंचाई दे दे और ऊंचाई गुणा लंबाई दे दे, ये तीनों चीजें यदि आपको दे दे,
यहां पर बता रहा हूं भाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब यदि फर्श का क्षेत्रफल दे दे आपको, यदि फर्श का क्षेत्रफल दे दे आपको क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या दे दे, एक एक दीवार का क्षेत्रफल या सामने की दीवार का क्षेत्रफल। तो सामने की दीवार जो उसमें क्या आ रही, लंबाई और ऊंचाई आ रही है, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई। तीसरी बात आपको पार्श्व दीवार यानी साइड दीवार का क्षेत्रफल दे दे, पार्श्व दीवार का क्षेत्रफल। यहाँ पार्श्व दीवार से कोई मतलब नहीं, अपने को क्या कहेगा कि तीन फलकों का क्षेत्रफल दे दिया, एक घनाभ के तीनों फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः ये हैं, ठीक है। वो क्या होगा, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, ठीक है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और यदि दोस्तों मैं इन तीनों को गुणा कर दूं, सोचो एक बार, यदि तीनों को एक बार तो मैं जोड़ दूं और दूसरी बार गुणा कर दूं, तो जोड़ने पर तो क्या आएगा, इन तीनों को जोड़ने पर तो क्या आएगा, यदि जोड़ करता हूं तब यहां देखो क्या आएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपने देखा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, दो बार एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल था। मतलब ये क्या आएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उसका आधा होगा, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा, क्योंकि दो बार होता तब तो क्या होता, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता, लेकिन ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ही है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। और यदि इन दोनों को मैं क्या करता हूं दोस्तों, गुणा कर देता हूं, एक बार सोचो इनको गुणा कर दो यदि आप, तो एल बी गुणा एल एच गुणा बी एच, तो देखो एल इंटू एल हो गया एल का स्क्वायर, ठीक है, b इंटू बी हो गया b का स्क्वायर, और h इंटू एच यानी h का स्क्वायर। तो इनको गुणा करने पर बनेगा l का स्क्वायर, b का स्क्वायर, h का स्क्वायर। और सोचो एक बार, आयतन क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच होता है, तो ये क्या बना, आयतन का स्क्वायर बन जाएगा, आयतन का स्क्वायर बन जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यदि यदि आपको इन तीनों के क्षेत्रफल दे रखे हो तो आप क्या करना, यदि उससे आपको आयतन पूछ लिया जाए, आयतन पूछ लिया जाए तो आयतन डायरेक्ट कर देना क्या, ये जो है ना फर्श का क्षेत्रफल एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल, इन तीनों का यानी तीनों क्षेत्रफलों को गुणा करके और उसका रूट कर देना, क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा डायरेक्टली। अरे समझ में आई क्या दोस्तों मेरी बात, बैठ रहा है क्या सौदा? हाँ है, नहीं नहीं, ये तीनों दीवारों के यानी फर्श के और दो दीवारों के क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं, तो इन तीनों को यदि आप गुणा करके और उसका रूट कर देते हो तो क्या आ जाता है, इसका आयतन आ जाता है। मेरी बात सुनो आप, इसको छोड़ो एक बार यहाँ से, इसको मिटा रहा हूं इधर से। तो यहां पर देखो, यदि मैं इन तीनों को गुणा कर देता हूं, यानी एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल, ठीक है, इन तीनों को जैसे ही मैंने गुणा किया तो क्या आएगा आपका, एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर आएगा। तो ये क्या चीज बनी आपका, ये बना आयतन का स्क्वायर बना।
भाई एल बी एच होता तब तो आयतन बनता, लेकिन स्क्वायर हो रहा सबका, इसका आयतन का स्क्वायर बन गया। तो आयतन क्या आएगा फिर, आयतन हो जाएगा इसका, भाई इसका रूट किया तो इसका भी रूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रूट करोगे ना एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का, तो क्या होगा, रूट से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएंगे, एल बी एच ही बचेगा, ठीक है। तो यहां पर ये बनेगा आपका आयतन। तो सीधी सी बात है कि ये पहले फर्श का क्षेत्रफल, ये एक दीवार का दूसरी दीवार का, तो कहने का मतलब है रूट कर दो और फर्श का क्षेत्रफल गुणा दीवार फर्स्ट गुणा दीवार सेकंड, यानी इन तीनों के क्षेत्रफलों को गुणा कर दो और उसका रूट कर दो, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आयतन आ जाएगा। और यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पुटअप होता है। विजय कुमार जी क्लियर है मामला? हाँ हाँ हाँ, उसको हम नाम दे सकते हैं। हाँ, अंडर रूट में एबीसी, सही बात है। जैसे क्वेश्चन ये कह दिया कि यदि एक कमरे एक कमरे में फर्श कोमा दीवार, फर्श कोमा पहली दीवार, और या फिर इसको ऐसे नहीं देखे, ऐसे दे दे, एक कमरे की तीन फलकों, तीन संलग्न फलकों लिखना हो दोस्तों, संलग्न का मतलब एक साथ लगी हुई, तो इसके साथ ये भी लगी हुई है, नीचे वाली भी लगी हुई है। तीन संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः है P, Q, R है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों आपको दिमाग में रखना, फीड डायरेक्ट, तीन संलग्न मतलब फर्श दीवार और दीवार तीनों हैं, तो आयतन निकालने के लिए मात्र 1 सेकंड लगेगी। आयतन बराबर रूट कर दो किसका, P इंटू क्यू इंटू आर, तो सीधा कह दो क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर का रूट कर दो, क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है इससे, तो आपको पता है कि ये फर्श है, ये दीवार है और ये भी दीवार, ये तीनों का जोड़ है, तो दो से गुणा कर दो इन तीनों के जोड़ को। इसको क्या माना हमने, P, इसको माना है Q और इसको माना है R, ठीक है। तो तीनों को जोड़ दो, P प्लस Q प्लस R, तो दो बार लिख दो P प्लस Q प्लस R, तो क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, मानो या ना मानो, बाकी बुक उठा के देख लेना एसएससी की। लेकिन यूं बताओ, दासू वाला तरीका समझ में आया नहीं है आप लोगों के? चाय पीने वाले आ जाओ। अब दोस्तों एक संबंध होता है किसके बीच में, जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और इसका विकर्ण होता है, और L प्लस बी प्लस एच, यानी तीनों विमाओं का योग जो होता है, इनमें रिलेशन होता है, वो रिलेशन, शाबाद आ जाओ भाई, और तो कहाँ है? बिल्कुल, यहाँ आओगे तो स्वागत है आपका, एक नहीं चार पिलाएंगे यार आपको, क्यों टेंशन लेते हो आप?
नहीं, शाहबाद आ गया एसडी ऑफिस में। हाँ, अब यही क्वार्टर में रहने लग गए। कोरोना खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ है, ठीक है ना। कोरोना खत्म कहाँ हो गया, तो जांचें खत्म हो गई, ऐसे बोलो। जांचें कम हो गई हैं। नेगेटिव है पॉजिटिव? हाँ, फिर तो ठीक है। बस बढ़ते रहो दोस्तों। ये मत समझना कि लॉकडाउन खत्म हो गया है इसका हम लोग कोरोना खत्म हो गया है। ये लॉकडाउन हमें क्या सिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि जो तंगी आप भुगत रहे हो ना लॉकडाउन में, वो तंगी आप न भुगतो, इसलिए अपने आप की सेफ्टी रखो, अपने आप को बचा के रखो, एक दूसरे से संपर्क कम से कम साधो, ताकि आप लोग जो हैं कोविड के शिकार ना हो और इस महामारी से बच सको। नहीं तो फिर ये लॉकडाउन लगता है और आपकी क्या हालत होती है आपको पता लग गया होगा। हैं? कौन में? बीमार हो गया? नहीं नहीं, वैक्सीन मैंने भी नहीं लगवाई अभी तक, लेकिन सेफ हूं। अपनी सेफ्टी अपने साथ है भाई, कुल मिला के बात ये है। चलो दोस्तों, जो भी है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि आप लोग अपनी सेफ्टी रखें, खुद का ख्याल रखें, बस एक दूसरे के संपर्क में कम से कम आने की कोशिश करें, और ये हो कि आए ही नहीं। पता नहीं कोरोना कहाँ चिपका बैठा हुआ हो। मेरी बात से सहमत हो क्या भाई? और ये बात अपने साथियों को, कम से कम 10 लोगों को शेयर भी करें, बताएं उनको कि भाई लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, आप बिना मास्क मत घूमो, आप अपनी बिना सेफ्टी के मत घूमो, संपर्क से बचो। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं इसकी। अगली बात बड़ी गजब की है, और मैं तो आपको पता है बिल्कुल बेसिक से मामला क्लियर करवाता हूं आपको, तो वो भी बात बेसिक से ही बताऊंगा। दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या? सर्वसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये क्या होता है? ये होता है, देखो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये होता है दोस्तों ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये फॉर्मूला ना इस घनाभ में पूरा का पूरा छुपा हुआ पड़ा है। कैसे रे भाई? यदि मैं a की जगह l कर दूं, जहां जहां a है वहां l कर दूं, ये मैंने l कर दिया, और b की जगह ब्रेड तो हो गया b, ठीक है, और c की जगह मैं h कर दूं, ये बना दिया मैंने h, और ये बना दिया h। अब एक बात सोचो दोस्तों कि L प्लस बी प्लस एच, ये तो क्या है दोस्तों? ये तो है तीनों विमाओं का योग, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, जो विमाएं हैं उनका योग है, और उसका स्क्वायर है। दूसरा ये देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो हम जब विकर्ण पढ़ रहे थे तो विकर्ण बराबर क्या था? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट था। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, मतलब ये क्या चीज बन गई आपकी? ये बन गई विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। और ये चीज आपको पता ही है, दो दो तो सब में कॉमन है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो मतलब ये पूरी चीज जो है वो क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों दिमाग लगा लेना कि यहां पर इन तीनों चीजों में से कोई दो चीजें देकर एक चीज पूछी जाती है। जैसे आपको कह दिया
कि एक घनाभागाकार कमरे की तीनों विमाओं का योग इतना है, कितना भी दे दे, उसके विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो बताइए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरी बात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, विकर्ण दे दिया और तीनों विमाओं का योग पूछ लिया। तीसरी बात, विमाओं का योग दे दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया और विकर्ण पूछ लिया। तो ये फॉर्मूला दिमाग में फीड कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगामी एग्जाम में जिनमें 3D या घनाभ आने वाला है उनमें बहुत अच्छे से बात बनने वाली है और अच्छा सा क्वेश्चन इसमें से पुटअप होने वाला है। बताइए मेरी बात कैसी लगी आप सभी लोगों को। आनंद आया कि नहीं आया। अभी देखो इसका क्वेश्चन भी उठाते हैं अपन। दासू फूट रोसो, चलो फूट रोसो क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन ये है, एक घनाभ की विमाओं का योग, विमाओं का योग 30 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आप पूछना है। शाबाश, जचा दियो काम। शाबाश मेरे लाडलो, शाबाश, मतलब घुस रही है दिमाग में मेरी बातें। अरे वाह रे वाह 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 लाडलो वाह। विक्रम सिंह जी बैठे है क्या सो दो। विकास भाई काम जच रहे हो कोने जच रहे हो, बैठ को ना सो दो। तो आपको सीधा सीधा बैठाना है मामला क्या, विमाओं का योग, योग यहां लिख दो 30, ठीक है। दूसरी बात, यहां क्या आता है विकर्ण, ये तो आता है योग, यहां विकर्ण, लेकिन ये स्क्वायर बनता है भाई, यहाँ पे योग का भी स्क्वायर, विकर्ण का भी स्क्वायर और प्लस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये बनता है। तो विकर्ण कितना है इसका, योग तो लिख दिया मैंने 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो। विकर्ण कितना है, विकर्ण की लंबाई है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो और प्लस में आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार सोचो दोस्तों, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इस 400 को इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बन गया, 900 में से 400 गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, क्यों विक्रम जी कहां नहीं बैठा। यार आप कुछ बोलते तो हो नहीं। विक्रम सिंह जी कहां समझ में नहीं आया। हैं भाई, घनाभ की विमाओं का योग दे रखा था कितना 30, विकर्ण की लंबाई 20 दे रखी थी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा था।
और आज तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाया वो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा भी है ना तो उसके भी क्लियर होने वाली बात समझाइए, और बिल्कुल बेसिक, मतलब आप वो यूट्यूबर भी है ना इस तरीके से खोल के इतनी चीज नहीं बताते हैं। ये रियल है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, लेकिन मैंने ये भी बताया कि फॉर्मूला आया कैसे, चाहे आप मानो या मत मानो। चलिए एक सवाल और देते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक घनाभ, एक घनाभ की विमाओं का योग, विमाओं का योग 41 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हाँ तीनों का योग L प्लस बी प्लस एच का मान दिया है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये बताना है। शाबाश। 9 आ गई। हाँ 81 का रूट, 81 का रूट, शाबाश। 9 आ रही है ना, वेरी गुड। क्या हुआ, विक्रम सिंह जी क्लास छोड़ के ही चले गए क्या? नरेश कुछ बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ। अच्छा। अब देखिए दोस्तों, जिनके नहीं भी आया है, तो विमाओं का योग यहां होता है, विमाओं का योग 41 का स्क्वायर कर दो बराबर विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण नहीं दे रखा कोई बात नहीं, यहां लिख दिया विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दे रखा है 1600, तो यहां लिख दिया मैंने 1600, ठीक है। अब 41 का स्क्वायर होता है कितना, 1681 होता है, ठीक है। और इस 1600 को जैसे इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 1600, और बराबर होता है विकर्ण का ये बचता क्या, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1681 में से 1600 घटाया तो कितना बचा, 81 बच गया, जो कि विकर्ण का स्क्वायर के बराबर है। यदि विकर्ण निकालना है तो क्या कर दोगे, इसका रूट यानी कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मामला शायद सभी के क्लियर हो गया होगा। अब बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं यहाँ पर करवा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि एक घनाभाकार कमरे की विमाएं, कमरे की विमाएं क्रमशः है 12 सेंटीमीटर कॉमा, सॉरी 12
मीटर लिख रहा हूं मैं, 12 मीटर कोमा 9 मीटर कोमा 8 मीटर है। तो पहली बात, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दूसरी बात, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरा, इसका आयतन क्या होगा। चौथा, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये चार चीजें मैंने पूछी आप लोगों को और ये चारों आपको बतानी है। पीछे वाला सवाल सभी के क्लियर हो गया था ना भाई। है पक्का। 58 तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा। पक्का है क्या। सो आएगा। 100 भी नहीं आएगा, क्योंकि 12 नमा 108 तो सीधा एक फर्श का क्षेत्रफल ही हो गया। अब सब मिलान कर लीजिए दोस्तों। यहां पर देखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का मान दे रखा है। लंबाई दे रखी है 12, चौड़ाई दे रखी है 9 और ऊंचाई दे रखी है 8। ठीक है। यदि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। यह होता है 2 बार एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखो, एक बार इन दोनों को गुणा करो, एक बार इन दोनों को गुणा करो और एक बार इन दोनों को, क्योंकि एल को बी से किया, फिर बी को एच से किया और एच को एल से किया। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट रखो। देखो 12 नमा की 108 प्लस 9 अट्ठे 72 प्लस फिर 12 अट्ठी 96, इन तीनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा। 2 बार, इनको जोड़ो भाई, 100 और 72, 172 8 180, 180 में 90 जोड़ोगे 18 9 27, यानी 270 और 6 कितना हो जाएगा, 276 हो जाएगा। और 276 है, 276 को जब गुणा करोगे तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 एक 15 और 2 दूना 4 एक 5, तो 552 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी बात आती है चार दीवारी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो चार दीवारी का क्या होता है, 2 बार एल प्लस बी होता है इंटू एच होता है। ठीक है, 2 बार एल प्लस बी। अब एल प्लस बी का मतलब 12 में 9 को जोड़ दो, ठीक है, और एच को गुणा कर दो, 8 रख दो, 42। और 42 को जब आप 8 से गुणा करोगे तो 8 दूना 16 और 8 चौक 32 और 1 33, तो 336 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा चार दीवारी का क्षेत्रफल। तीसरी बात, यहां पर यदि आयतन पूछे, वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो 12 गुणा 9 गुणा 8 कर दो, वो आ जाएगा आयतन। तो 12 में 108 और 108 को 8 से गुणा करते हो तो क्या आएगा, देखो 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, 864 मीटर क्यूब, या फिर मैं हिंदी में बोलूं तो घन मीटर बोलूंगा इसको, घन मीटर। ठीक है, 864 घन मीटर क्या आएगा, इसका आयतन आएगा। चौथी बात, इसके विकर्ण की लंबाई पूछूं तो विकर्ण क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करो प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64,
तीनों का स्क्वायर कर दिया और तीनों को जोड़ो आप। 4 1 5 4 9, 6 8 14, 4 18 और 1 और 1 2, तो 289 आया। और जब 289 का आप रूट करोगे ना तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा। 17 17 289, यानी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी कितनी? 17 मीटर। दोस्तों इतनी सी बात में किसी के कोई समस्या है तो मुझे बताओ रे। समझ में आ गया क्या सभी के? यस और नो? सबके क्लियर है मतलब मामला? अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि सवाल में तीनों विमाएं देकर ही ये चीज पूछे आपको, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर ये जो चार चीजें बताई है ना मैंने, इन चारों में से कोई एक चीज देकर फिर आपको दो विमाएं दे दे और तीसरी विमा पूछ ले या तीसरी विमा के आधार पर कुछ भी पूछ ले, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहां पर बन सकता है। अब देखना दोस्तों कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात, इसी क्वेश्चन को मैं यदि ऐसे बनाता हूं कि एक घनाभाकार कमरे की दो विमाएं क्रमशः 12 मीटर और 9 मीटर है, ठीक है। और तीसरी चीज दे दी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया? 552 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। और अब आपको क्या पूछ लिया? इसकी चार दीवारी का बताओ, आयतन बताओ, विकर्ण की लंबाई बताओ, इस तरीके से पूछ लिया। तो यहां पर जैसे तीसरी पहली बात तो ये पूछ लूं कि मैं इसकी ऊंचाई यानी तीसरी विमा की लंबाई बताओ, और तीसरी विमा आते ही क्या बना, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, घबराना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मामला क्लियर है। देखिए एक बार कि यदि मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, आयतन दे रखा है तो आयतन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यदि मुझे विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और तीसरी बात मुझे यदि चार दीवारी का क्षेत्रफल दे रखा तो वो लगाऊंगा। अब एक बार सोचो कि L का मान तो 12 है और B का मान 9 है, H का मान पता नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल, जो कि 2 बार आएगा। तो 2 बार L इंटू बी यानी 12 नम 108 प्लस B इंटू एच, तो 9 को H से गुणा करोगे 9H प्लस H इंटू एल यानी H को जब 12 से गुणा करोगे तो 12H आ जाएगा। और बराबर में आपको क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 552 दे रखा है, ठीक है। अब काटो, 2 के पाड़े से इसको काट दो भाई। 2 दूना 4, 1 बचा 15, 2 7 14, 2 6 12, 276 बार कट चुका। अब ये 108 है, इसको उधर भेज दो, माइनस में चला जाएगा। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 एच हो जाएगा। 108 उधर जाएगा तो 276 में से 108 घटा दो भाई, कितना बचेगा? 16 में से 8 गया 8, 6 में से 0 6 और 2 में से 1 1, 168। और 21 के पहाड़े से कट जाएगा 21 168, 21 से 8 बार कट गया क्या? 168। तो h का मान कितना आ गया दोस्तों? 8 आ गया। 8 मीटर यदि h का मान आ गया है, और दोस्तों यदि आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें मिल जाएं
तो उस घनाभ का आप आयतन हो, चाहे विकर्ण हो, चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे चार दीवारी का क्षेत्रफल हो, बताओ निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते भाई? अरे मेरा मेथड समझ में आ गया क्या सभी को? अरे पुनीत शर्मा लेट कैसे जुड़ा है भाई? पुनीत शर्मा, आज आपने बहुत कुछ खो दिया यूं मान लो, आज की क्लास नहीं ली ना? कोई बात नहीं, आज वाली तो नहीं ली। अभी 8 से 9 रीजनिंग वाली होगी, वो तो रेगुलर अटेंड करना। अभी मैं वो रीजनिंग वाला आपके पास लिंक भेज दूंगा, जिससे वो ऐप डाउनलोड करना, ऐप तो डाउनलोड है ही है, उससे मेरे पास रिक्वेस्ट कर देना, तो रीजनिंग वाली क्लास ले लेना। फिर मैथ्स वाली आज जो क्लास मैंने ली है वो रिकॉर्डेड हो जाएगी, 24 घंटे में अपलोड हो जाएगी इस पे, जो इस पे देख सकते हो आप ना रिकॉर्डिंग्स में जाके। आज टॉपिक चालू किया है क्षेत्रफल और आयतन वाला। ठीक है ना पुनीत? ओके। अब दोस्तों देखिए एक सवाल और। सवाल ये बन गया, एक कमरे के फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप 60 मीटर है तथा चार दीवारी का क्षेत्रफल, चार दीवारी का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है, एक घनाभाकार कमरे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, के फर्श का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई, तथा इसकी ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? अब दोस्तों ये दोनों सवाल करने के लिए मैंने दोनों चीजें बता दी हैं। एक बात सोचो, है इसका कितना आ गया? शाबाश। अब देखिए दोस्तों, फर्श का परिमाप, एक बात सोचो कि आपका जो कमरा है, कमरे का फर्श होगा तो वो क्या होगा? जो चार दीवारी जहां उठने वाली, जो नींव भरते हो ना आप, नींव के ऊपर दीवारें उठती है, तो परिमाप जो बनता है वही तो होता है आपका, यानी कि जहां दीवारें उठती है वही होता है परिमाप। और उस परिमाप को कहां तक उठा दो आप, ऊंचाई तक उठा दो, तो क्या बन जाएगी? चारों दीवारें बन जाएगी, चारों दीवारों का निर्माण हो जाएगा। यानी फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट कहूं कि यदि फर्श का जो परिमाप आ रहा ना, फर्श का परिमाप को यदि कहां तक उठा दूं मैं, h ऊंचाई तक उठा दूं, तो ये किसका निर्माण करेगा? ये चार दीवारी का क्षेत्रफल बनाएगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल बनाएगा।
तो दोस्तों फर्श का परिमाप अपने को दे रखा है कितना 60, और गुणा ऊंचाई दे रखी है, नहीं दे रखी ऊंचाई, बराबर चार दीवारी का क्षेत्रफल कितना है 480। तो काटिए, 0 से 0 कट गया, 6 से 48 कट गया 8 बार, तो h का मान कितना आ गया 8 आ गया, मतलब ऊंचाई डायरेक्ट आ गई 8। और एक बात सोचो, यदि आप फर्श के क्षेत्रफल को, जैसे मैं कहूं एक कमरा है जिसके फर्श में एक पन्ना रखा, मान लो एक पेज रखा, और ऐसे पेज 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 रखते गए, तो क्या बन जाएगा उसका आयतन, यानी पूरा भर जाएगा। ए4 साइज की सीट को देख लो आप, ठीक है। तो यदि जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श में एक पन्ना रखा, फर्श का क्षेत्रफल, और उसको यदि मैं h ऊंचाई तक उठा दूं, h ऊंचाई तक मतलब वो पन्ने रखते जाऊं, तो क्या होगा, पूरा भर जाएगा। भर जाएगा तो क्या बनेगा, आयतन बनेगा। देखो दीवारों को उठाया तब वो पूरा आयतन नहीं घेरा, बल्कि सिर्फ दीवारें दीवारें का निर्माण हुआ, लेकिन एक पन्ना पूरा ही आप ऐसे उठा देते हो तो पूरा भर जाएगा वो, तो ये बनेगा आपका आयतन। अब फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जिसका मान आपको दे रखा है 72, गुणा h का मान कितना दे रखा है, ऊंचाई 7 दे रखी है, तो 7 को गुणा कर दो, 7 गुणा 14, और 7 संता 49 है 50, यानी 504 मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। दोस्तों शायद मेरी बात आप लोगों के अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैं पूरी उम्मीद है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आज आपको ये चीज क्लियर करवाई है। आया ना आनंद? जिसने क्लास शुरू से ली है ना, उसको पक्का आनंद आएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। विकास मान बातड़ी पल्ले पड़ी, कौन पड़ी? तो भाई ये, हाँ फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का मतलब आपका कमरे, एक बार कमरे में झांक के देखो, फर्श में एक तो क्या होती है लंबाई, और दूसरी होती है चौड़ाई। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई का मान 72 दिया, गुणा ऊंचाई कर दिया, क्या बन जाएगा, आयतन। आपको भी सर फर्श का परिमाप क्या होता है, तो सोचो एक बार, आपका जो फर्श है उसमें एक तो होगी लंबाई, दूसरी होगी चौड़ाई, तो जोड़ोगे ना, तो इसमें देखो ये फर्श में बना रहा हूं, फर्श का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, जिसमें एक तो लंबाई होगी, दूसरी ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, इन चारों को जोड़ो, दो बार तो लंबाई आएगी, दो बार ही चौड़ाई आएगी, मतलब दो बार क्या बनेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बनेगा, जो कि फर्श का परिमाप है। दो बार लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई करते ही क्या बन जाएगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो ये फर्श का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, यस और नो? विकास बैठ गो, सो दो। विक्रम सिंह जी बीच में छोड़ के कहां चले गए थे भैया? अब बाद में मुझे दोष देते हो सर, समझ में नहीं आया। चलिए दोस्तों, चलते हैं रीजनिंग वाले सेशन में। तो अभी पुनीत शर्मा, मैं आपके पास तो रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो रीजनिंग वाले, सॉरी लिंक भेज रहा हूँ, तो आप मेरे को उस लिंक पे क्लिक करोगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी, और यहाँ से मैं आपको एक्सेप्ट कर दूंगा। हाथों हाथ अभी करना, क्योंकि क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली है। हाँ जी, क्या हुआ? यार आज तो अभी टाइम ज्यादा हुआ है, 8 8 हो गया, आप कल कल पूछ लेना, या फिर मैं आपको इस पे से बता दूंगा।
ठीक है, चलो दोस्तों छोड़ो देखिए क्लास फटाक से, आ जाओ रीजनिंग में क्लास नंबर 2 पर।